गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और सॉल्यूशन में हमने आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। सबसे पहले तो हमने यही कहा कि सॉल्यूशन क्या होता है, आपको ये बताया। उसके बाद हमने आपको स्ट्रेंथ पढ़ाया, स्ट्रेंथ। इसके बाद हमने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस किया, नॉर्मेलिटी। फिर हमने आपको लास्ट टर्न पे ही मोलरिटी डिस्कस किया और फिर हमने आपको मोलैलिटी पढ़ाया। तो लास्ट लेक्चर में हम आपको ये 5-6 चीजें पढ़ा चुके थे और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वगैरह भी बता चुके थे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स। बात क्लियर। तो हम आपको ये चीजें पढ़ाए थे और इस टर्न में हम आपको एक आपका सबसे पहला टॉपिक है बच्चों मोल फ्रैक्शन, दूसरा टॉपिक है मास फ्रैक्शन, फिर तीसरा टॉपिक है बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। और उसके बाद आपको कुछ बेसिक चीजें रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो ये सब टॉपिक्स आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में आपको स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल कराएंगे। पूरे चैप्टर को सीक्वेंस में लेकर चलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ठीक है ना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक आता है, एक एक चीज ध्यान से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। ठीक है ना। और एक बात तो मैंने आपको पहले बताया था कि लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, कंपैरिजन करके पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, देखिए फिर आपको पूरे चैप्टर में कितना अच्छा स्कोरिंग आता है। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आता है इस पर। ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, मैंने एक सॉल्यूशन लिया। आपको मालूम है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। मान लीजिए इसमें एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। बात क्लियर। सॉल्यूट के जो मोल है स्मॉल n है और सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो कैपिटल N है। तो हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक सॉल्यूट के मोल एज्यूम किए हमने स्मॉल n, सॉल्वेंट के कैपिटल N बच्चों। ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रहे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो आप सॉल्यूशन का नहीं निकाल पाते, कंबाइंडली सॉल्यूशन का नहीं निकाल सकते। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूट का अलग निकालते हैं और सॉल्वेंट का अलग निकालते हैं, दोनों का सेपरेट अलग अलग निकालना पड़ता है। ठीक है। कैसे, जरा ध्यान दें। मान लीजिएगा लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने लिए आपने, स्मॉल n। बड़े आराम से पढ़ते जाइए, देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कैपिटल N बच्चों। क्या बच्चों, कैपिटल N। दिखेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में कितने मोल है, यानी कि सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर। अब देखिएगा हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन दोनों का अलग अलग निकालते हैं, सॉल्यूट का अलग निकालते हैं, सॉल्वेंट का अलग निकालते हैं बच्चों। देखिएगा हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं पहले हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोट करते हैं x स्मॉल n से। देखिएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हमने डिनोट किया XN से। हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है बच्चों, उसके मोल ऊपर लेते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से XN इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, स्मॉल n, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, n प्लस कैपिटल N। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है बच्चों, आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी बना दी है, ध्यान से समझिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम डिनोट करते हैं X कैपिटल N से, ठीक है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो देखिए X कैपिटल N इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, कैपिटल N अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये बच्चों क्लियर। तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। एक बार फिर समझिए आप इसको, ठीक है। देखिए मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं बच्चों, ठीक है ना, कि हर तरह के लेवल का स्टूडेंट्स होता है, कुछ जीनियस होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ डाउन स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो हमारी प्लानिंग ये होती है कि जो 40% का या 50% का भी स्टूडेंट है, ग्रामीण क्षेत्र का भी विद्यार्थी है, वो भी हमारे पास या हमें पढ़कर धीरे धीरे प्रोग्रेस कर एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सके, तरक्की कर सके, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। रही बात जो 90 या 95%, 92% वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो हमसे ना भी पढ़े तो खुद भी घर कर सकते हैं, और इतने स्टूडेंट्स होते ही कहाँ हैं। 50 स्टूडेंट के बैच में से 1 या 2 स्टूडेंट्स होता है मुश्किल से, आई बात समझ में। और फिर देखिएगा उन्हीं से तो कोई समाज नहीं चलता, 90% वालों से ही कोई दुनिया नहीं चलती, ठीक है ना। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा मेहनती वो होते हैं, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड वो होते हैं। हमारी प्लानिंग ये होती है कि 50% 40% बच्चा वाला भी प्रोग्रेस कर ले, एक एक चीज बेसिक्स पढ़ ले, प्लानिंग ये होती है। और फिर भी स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से टाइम लीजिए, मैं आपको फेस टू फेस एक एक बच्चे को बैठ के भी पढ़ाऊंगा। मैं 23 सालों से पढ़ाता आया हूं, एक एक पॉइंट समझाता आया हूं। यही कारण है ईश्वर की कृपा से कि अपने 5-6 लाख की आबादी में सबसे अच्छा कोचिंग चलता है और हर कॉलेज का टॉपर्स हम देते हैं। और ये आप बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स हमारी फेसबुक पर विद मार्कशीट, विद फोटो, विद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। 23 ईयर्स से ये रिकॉर्ड है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से अपने अध्यापक का, अपने सब्जेक्ट टीचर का चुनाव कीजिए स्टूडेंट्स, वरना जीवन आपका 1 साल में ही स्पॉइल हो जाएगा और 1 साल में ही बन जाएगा। देखते हैं, हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब देखिएगा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो बच्चों 1 के बराबर आता है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आता। क्लियर। तो हमें पता लग गया कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो ये भी पॉइंट्स में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.333 आता है, 0.66 आता है, तो दोनों को प्लस करके 0.999 यानी कि 1 आ जाता है। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि ये आप मोल फ्रैक्शन ठीक से समझ गए होंगे। आप अपनी नोटबुक में भी नोट्स कर सकते हैं, बाकी ऑफलाइन क्लास वालों को तो कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास तो ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है, जरा ध्यान दें।
देखिए बच्चों, अभी आपको ये सिंपल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, कुछ समय रुकिए, आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला डिजिटल बोर्ड है। उस पे आपको बस एक सुविधा हो जाएगी। वैसे तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे टीचर की गुडविल नहीं बनती। और मैं आपको बताऊं, जो अनप्रोफेशनल टीचर्स होते हैं वही उस पर पढ़ाते हैं, क्योंकि उस पर पीपीटी के रूप में सब कुछ लिखा आ जाता है और वो टीचर एक्सप्लेन करते रहते हैं। वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप खुद भी पढ़ के उस पर पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस पे मजा आता है कि टीचर खुद सब चीज एक्सप्लेन करे, डिराइव करे, तो वो एक अलग ही स्वैग होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग मंगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स, हजारों ऑब्जेक्टिव्स कराने होते हैं, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव आ जाए और उसको सॉल्व हम कर दें बच्चों, इस उद्देश्य से मंगाया जाएगा, और कोई उद्देश्य नहीं है। देखिएगा, अब हम पढ़ाते हैं आपको मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्लियर, मास फ्रैक्शन। देखिए, मास फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं। मान लीजिए इस सॉल्यूशन में मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, आप ऐसे मान सकते हैं, मैं कंपोनेंट मान के चलता हूं, ठीक है बच्चों। एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। मान लो कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन एक्स ए, इसका मास फ्रैक्शन एक्स बी, जो इसका वेट है डब्ल्यू ए, जो इसका वेट है डब्ल्यू बी। बात क्लियर। तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिएगा, हम पहले मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन की तरह ही निकालना होता है। मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे, मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ए इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास यानी कि कंपोनेंट ए का भी और कंपोनेंट बी का भी। क्लियर, ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे ही हम निकालते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कैसे, एक्स बी इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास। क्या बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, मेरे पास ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, और ये आया था मेरे पास मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, तो सिंपल निकालना होता है, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है हमें, उसका मास ऊपर अपॉन टोटल मास, उसका बी का निकालना है तो बी का मास अपॉन टोटल मास। बात क्लियर। देखिए ध्यान से, अभी हमने एक कंसंट्रेशन टर्म रह गई थी बच्चों, ठीक है, जो आपको स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी पढ़ाया, उसमें एक टर्म रह गई थी, तो वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। देखिएगा, एक होता है पीपीएम, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। अब ये हम किसी भी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो हम पीपीएम में भी निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव बनता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है बच्चों, वो निकाली जाती है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। अब कैसे निकालते हैं बच्चों, मान लो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट मान लो आपके पास 1000 ml है। कितना बच्चों, 1000 ml आपके पास सॉल्वेंट है। उसमें आपने क्या किया कि 0.1 ml या 0.1 मिलीग्राम या 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम आपने उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। तो सॉल्यूट तो बहुत लेस अमाउंट में हुआ सॉल्वेंट के रिलेटिव, वो 1000 ml, ये 0.1 मिलीग्राम, तो बहुत कम हुआ, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। तो फिर ऐसे केस में जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, जो पीपी पार्ट्स पर मिलियन में निकालनी होती है, कंसंट्रेशन किसी निकालेंगे बच्चों, पार्ट पर मिलियन में निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, समझते हैं ध्यान से जरा।
देखिएगा, मान लीजिएगा यही देखिएगा, मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जरा ध्यान से समझेंगे। मान लो सोल्यूट के मेरे पास कुछ ग्राम्स हैं, सोल्यूट का कुछ ग्राम्स है, बात क्लियर, और नीचे कुछ मास है, सॉल्यूशन का कुछ मास है। तो कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन इन पीपीएम, क्या बच्चों? कंसंट्रेशन इन पीपीएम इक्वल टू क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, क्या बच्चों? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी ग्राम में लेते हैं बच्चों और ये भी ग्राम में लेते हैं, और पूरे फार्मूले का मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। देखिए 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो हम कंसंट्रेशन पीपीएम में किन की निकालते हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमें पीपीएम में निकालनी होती है। और फार्मूला क्या? पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, दोनों ग्राम्स में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो मैं समझता हूं कि आपको तीन चीजें क्लियर हो गई, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और आपका ये पीपीएम। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं बच्चों। देखिए आपने देखा होगा कि हमने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी लास्ट टर्म पे। नॉर्मेलिटी में एक टॉपिक आया था इक्विवेलेंट वेट। क्या आया था बच्चों? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं आप लोग, इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं। अब हम आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बच्चों, इक्विवेलेंट वेट या मास कैसे निकाला जाता है? तो सबसे एक तो हम आपको बताएंगे एसिड का बच्चों, ठीक है ना, एक हम आपको बताएंगे बेस का, क्लियर, एक हम आपको बताएंगे सॉल्ट का, किसका बच्चों? सॉल्ट का, एक हम आपको बताएंगे आयन का, किसका? आयन का। 12th क्लास में तो इन्हीं से काम चल जाता है, लेकिन जैसे थोड़ा कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो हमें साल्ट्स और आयंस के बारे में भी बताना होता है बच्चों, क्लियर। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम करते हैं बात इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की। देखिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? क्या फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, अपॉन बेसिसिटी, क्लियर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं, सवाल उठता है कि सर ये बेसिसिटी क्या होता है? घबराइए मत, सब चीजें बताएंगे आपको। बेटा बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इज नोन एज बेसिसिटी। अब सर निकाल के दिखाइए बेसिसिटी, तो देखते हैं हम आपको बेसिसिटी निकाल के दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे दिखेगा? हमारे पास एक एसिड है HCl, एक एसिड है बच्चों HNO3, एक एसिड है मेरे पास H2SO4, क्लियर, एक एसिड है मेरे पास CH3COOH। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, कितने भी एसिड ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये HCl जो आयोनाइज हुआ, ये जो एसिड HCl आयोनाइज हुआ बच्चों, ये होगा H प्लस में और Cl माइनस में, ये आयोनाइज होगा H प्लस में और NO3 माइनस में। बात क्लियर? ये आयोनाइज होगा 2H प्लस में प्लस SO4 माइनस माइनस में, और ये आयोनाइज होगा बच्चों CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कितने रिप्लेस हुए? 1। इसकी बेसिसिटी 1, इसमें भी 1, इसमें बच्चों 2, इसमें कितनी? 1। यानी कि जो इसकी बेसिसिटी होती है वो कितनी है बच्चों? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो आप बेसिसिटी निकालना सीख गए हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम आपको सिखाते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना।
देखिएगा यहीं पर आपको हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना बता देते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए कैसे समझिए, ये आपके पास एसिड है, एसिड, क्लियर। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास लिखें, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 36.5, क्लियर। ये 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 63 हो गया, 63 हो गया बच्चों ये, ठीक है। इसको देखिएगा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया 98 बच्चों। ये कार्बन का 12 होता है, प्लस 1 इंटू 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ये क्या हो गया बच्चों, 60 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया हमने। अब इसके बाद अभी आपको निकलवाई थी बेसिसिटी बच्चों, क्या निकलवाई थी, बेसिसिटी। बेसिसिटी इसकी आई 1, इसकी भी 1, इसकी 2 आई, इसकी 1 आई बच्चों। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। अब देखिएगा इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास कितना, 36.5 बाई 1 यानी कि 36.5, ये बच्चों 63 बाई 1 इक्वल टू 63, ये स्टूडेंट्स 98 बाई 2 इक्वल टू 49, ये 60 बाई 1 इक्वल टू 60। बात क्लियर। तो देखिए ध्यान से, ये हम बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालना सीख गए हैं। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, देखिए आप नीट आईआईटी या 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीट आईआईटी या 12th के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं एक जानकारी बच्चों कि अगर आपकी फैमिली में कोई टीजीटी पीजीटी बड़ा भाई या बड़ी बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसने लिया हुआ है और केमिस्ट्री में उसको प्रॉब्लम्स आती है, तो इधर उधर उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप उनको बोलिए कि सिर्फ मेरी इन वीडियोस को ठीक से तैयार कर लें और इन पे कुछ जो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर ले। मैं गारंटी देता हूं टीजीटी पीजीटी आप पहले साल में क्वालिफाई कर देंगे। और मैं तो बहुत डीपली लेके चलता हूं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इजीली क्वालिफाई कर देंगे आप, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर देंगे आप लोग। तो जो भी आपके परिवार में बीएड करने के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर्स को जरा ध्यान से समझिएगा। और देखिए पढ़ते पढ़ते आपका एक फर्ज तो बनता है बच्चों, इसको चाहे आप दक्षिणा मान लीजिएगा, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को थोड़ा सा इसको जरूर ट्रांसफर करें, ठीक है ना बच्चों। तो इतना तो आपका बनता है, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिएगा और बुरा लगता है तो आप बुरा कमेंट करिएगा, सुझाव दीजिएगा कि मुझे और कैसे ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा वादा है आपसे बच्चों, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं आपको और टीचरों से ज्यादा कई गुना ज्यादा दूंगा। आई बात समझ में, इससे आप बेफिक्र रहिएगा, आप सही जगह हैं जहां पर भी हैं बेटा। देखिए हम आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। क्या पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। देखिएगा इसको ध्यान दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, अपॉन एसिडिटी। सवाल उठता है ये सर एसिडिटी क्या होता है बच्चों। देखिए एसिडिटी बताते हैं आपको क्या होता है। एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस इज नोन एज एसिडिटी ऑफ एन बेस। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, अब हम एसिडिटी निकालना सीखते हैं। जैसे मेरे पास कोई बेस है NaOH, ये मेरे पास है बच्चों KOH, ये मेरे पास है NH4OH, ये मेरे पास है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। तो देखिए जब हम इसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझते रहिए बच्चों, ठीक है ना, और मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो। Na++
OH माइनस में आयोनाइज हुआ, ये आयोनाइज किस में हुआ बच्चों, K प्लस में, प्लस OH माइनस में हुआ, ये किस में आयोनाइज हुआ, NH4 प्लस प्लस OH माइनस में आयोनाइज हुआ, और ये किस में हुआ, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस में हुआ। तो देखिएगा हम निकाल रहे हैं एसिडिटी। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एसिडिटी। अब ये एसिडिटी होती क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन 1 1 1 2, इसमें 2 है, तो ये एसिडिटी हो गई 2। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन उठता है, आप लोग तो मेरे से पूछते नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन भी मैं खुद ही उठा देता हूं कि सर कभी आप Na पर 1 प्लस लगा देते हो, कहीं आप 2 प्लस लगा देते हो, सर ये कैसे पता लगे। ठीक है ना, एक बेसिक चीज है, ये मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 11वीं में पढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको हर टॉपिक में जो भी चीज आएगी वो बता के चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सोडियम है, कैसे प्लस आया, सोडियम है आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 11 होता है। कैसे इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, 281, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पॉजिटिव आ गया। पोटेशियम देखिए 19 होता है, 2881, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही तो डोनेट करेगा, तो एक प्लस आ गया। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2882, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 डोनेट करेगा, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप कहे हुए सर भी पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया। अरे बच्चों एक बात सुनिए, मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा, मेटल्स की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बात क्लियर, और जितना पहले पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही दूसरे पर अपोजिट नेगेटिव चार्ज होता है। +1 तो -1, +1 तो -1, +2 तो -2। तो सुनिए ध्यान से बच्चों कि एक तरीका और भी है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर आपको एलिमेंट्स याद नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पीरियोडिक टेबल याद करने का मैंने मेथड बताया, उसको भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मेटल्स हैं। क्या बच्चों, सभी मेटल्स हैं, तो मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिंपल सा रूल है, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि एसिडिटी कैसे निकालते हैं, ये प्लस माइनस ये क्यों होता है, ये समझ गए। तो अब हम आपको निकलवाते हैं इनका इक्विवेलेंट वेट। क्या निकलवाते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये बेस है, ये हमने बेस ले लिए बच्चों, क्लियर। ये मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास मैं डायरेक्ट लिख दूं 40, ठीक है जी। इसका कितना 39, इसका 40, 50, 56 हो गया बच्चों। इसका 35 होता है, इसका 74 होता है। आप मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो निकाली एसिडिटी। क्या निकाली बच्चों, एसिडिटी। इसकी एसिडिटी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, इसकी 2। फिर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं भाई। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका 40/1, तो दिस इज 40, और 56/1 ये 56, और 35/1 35, और 74/2 ये आ गया आपका 37। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना सीख चुके हैं, और आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास बचा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते, जगह नहीं रही बच्चों, इधर बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखिएगा एक एक चीज बेसिकली समझते रहिएगा आप लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट वो होते हैं जिसमें ना तो H+ होता ना OH- होता। एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बनते हैं। तो सिंपल है, बहुत आसान है। देखिएगा ये हम 12th में नहीं पढ़ाते, थोड़ा सा एडवांस है, आगे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, इस पे नीट IIT वगैरह में आते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, देखिए बच्चों ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको थोड़ा हायर लेवल मिलेगा, ठीक है जी।
पढ़ाते तो हम भी 12th से 20% अपर लेके क्लासेस में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और आपको एडवांस मिलेगा क्योंकि ये काफी लंबे समय तक चलने आने वाला है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन क्या है? पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं निकालता हूं NaCl का इक्विवेलेंट वेट। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 58.5। क्लियर? पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, अगर हम NaCl को आयोनाइज करें तो क्या होगा? ये Na प्लस में और Cl माइनस में आयोनाइज होगा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो 58.5 बाई 1, तो ये 58.5 ही इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो साल्ट का हम लोग कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, यानी कि 58.5 बाई 1। तो हमारे पास सी आ गया। फिर हमारे पास बच्चों लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे निकालते हैं? देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयंस। और इसके अपॉन में हम लोग क्या लेते हैं? इसके अपॉन में जो हम लोगों को लेना पड़ता है कि चार्ज ऑन द आयन लेना पड़ता है। चार्ज ऑन आयन कैसे? चार्ज ऑन आयन हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे Na प्लस का हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन कितना हो गया? Na का 23 होता है, और चार्ज ऑन एनायन कितना है? 1, तो 23 आ गया। ऐसी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो इसका कितना होता है? 24 होता है बच्चों, अपॉन 2, तो 12 आ गया। जैसे एल्युमिनियम है, Al+3, ये आयंस है, इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। Al का कितना होता है? 27, अपॉन ये कितना होगा? 3, डिवाइड करके जो भी आएगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो देखिए ध्यान से, आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन इन ppm और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। तो ये चीजें आपको सबको पढ़ाई, तो मैं समझता हूं कि लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो देखिए, इस लेक्चर को आप स्टडी करने से पहले इससे पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है ना? फिर सीक्वेंस में पढ़िएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी और स्ट्रेंथ्स पर न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आई बात समझ में? और मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइए जरूर। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए, तभी तो आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन रोज मिलते रहेंगे। और अपडेट रहिएगा आप लोग, और मेहनत से पढ़िए। 10 से 12 महीने आप लगातार पढ़िए, फिर देखिए आप कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चों। ठीक है ना? हम आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पढ़िए, आप मेहनत से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।